हेलो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। और इसमें हम पढ़ रहे थे 1971 में 1971 में जो इंडो पाक वार था उसके बारे में कि क्या क्या हालात और सिचुएशन हुई कि दोबारा से इतने कम समय के अंतराल में, जबकि ताशकंद समझौता हुआ था हमारा, और ताशकंद समझौते के अनुसार दोनों देशों ने कहा था कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की सीमाओं का आदर करेंगे और जो डिस्प्यूट्स हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से निभाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालात ऐसे हो गए कि हमें जो पाकिस्तान का इंटरनल मामले थे वो हमें उसमें शामिल होना पड़ा और इंटरनल मामला हमें इफ़ेक्ट कर रहा था। इसलिए तो एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो याया खान थे, वहाँ के राष्ट्रपति बन गए थे, अब तो वो प्रेसिडेंट बन गए थे। पहले वो मिलिट्री रूलर थे। इलेक्शन ही पहली बार वो तब करवा रहे थे 171 में। और प्रेसिडेंट साहब जो याया खान थे वो ये चाहते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है, जो शाहनवाज भुट्टो, आपको याद हो, अवध के जो वजीर थे जिन्होंने अवध को जूनागढ़ को भारत में शामिल करवाया था, उसके बेटे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। इलेक्शन हुए वहाँ, और इलेक्शन में बंगाल जो अभी जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ये तो ज्योग्राफिकल आप आसानी से समझ सकते हो। ये इधर हमारे यहाँ पाकिस्तान है और इस तरह से इधर ईस्ट पाकिस्तान है, इसे वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं। यहाँ के यहाँ के लोग जो हैं वो इनको ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। यहाँ उर्दू भाषा थोप दी, जबकि ये बांग्ला बोलने वाले थे। और शायद उनको, जिन्ना साहब को ये लगा था कि धर्म के आधार पर हम किसी देश को बांध सकते हैं, लेकिन भाषा और कल्चर ये दो किसी नेशन स्टेट को बनाने में भी अहम रोल कर लेती हैं। क्या किसी एक धर्म वाले देश में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। जो लोग धर्म के अलावा लोग जो हैं भाषा और कल्चर से एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं। और बांग्ला जो लोग थे, बांग्लादेश जो फिलहाल बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग, वो बांग्ला संस्कृति और बांग्ला भाषा को बोलने वाले थे। फिर भारत और पाकिस्तान के जो डिस्प्यूट है, एक तो कश्मीर पे दोबारा से इशू खड़ा हो गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लगा कि कश्मीर का मुद्दा उठाकर हम दोबारा से पाकिस्तान जो लोग हैं उनकी सहमति गेन कर सकते हैं और इलेक्शन जीत सकते हैं। देखो, एक कार्ड रहा है, कार्ड मैंने होता है कि जैसे तुरुप का पत्ता होता है। भारत और पाकिस्तान के इलेक्शन में, जब पाकिस्तान में इलेक्शन आते हैं तो नेशनलिज्म की भावना को उत्पन्न करने के लिए भारत की तरफ से खतरा या युद्ध दिखाया जाता है। और इसी तरह भारत में अगर इलेक्शन होते हैं तो इस तरह के ये राजनीति है और ये खेली जाती है ताकि लोग भावनाओं में बह जाएं और वोट दें उस पार्टी को। तो इस समय जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वेस्ट पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, यहाँ एक नेता थे मुजीबुर रहमान। अगर आप बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को जानते हो, अब कौन है? शेख हसीना जी हैं। ये इनके फादर थे, शेख हसीना के फादर थे मुजीबुर रहमान। और इस बंदे की पॉपुलैरिटी बहुत थी। बंगाल की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से। ईस्ट पाकिस्तान की जनसंख्या ज़्यादा थी और जनसंख्या के आधार पर जो पार्लियामेंट थी पाकिस्तान की असेंबली, जनरल असेंबली, उसमें 300 सीटें थी और 300 सीटों में से बंगाल की सीट ज़्यादा थी। अब इन 300 सीटों पर जब इलेक्शन हुआ 1970 में पहली बार इसमें पाकिस्तान में, तो जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी उसने, अकेली पार्टी ने 360 सीटें जीत ली। और आपको पता है 300 सिर्फ दो जो
सीटें थी वो पीपल पार्टी को मिली थी, जो जुल्फिकार अली भुट्टो की थी इस क्षेत्र से। लेकिन जो ये क्षेत्र था ये हमेशा अपने आप को पावर का गढ़ मानता था, ये तो इसको सबऑर्डिनेट मानता था इस पार्ट को, और वो किसी भी तरह से नहीं चाहते थे जुल्फिकार अली भुट्टो और याया खान कि कभी भी कोई ईस्ट पाकिस्तानी उस देश का प्रधानमंत्री बने, जबकि क्लियर मेजोरिटी आ गई थी। आपको पता है किसी भी देश की भारत या पाकिस्तान में ये प्रोविज़न है कि 50% +1 किसी को सीटें मिलें तो वो क्या बन जाता है, वो सरकार बनाता है। और सरकार के लिए तो 151 सीटें चाहिए थी ना, उनके पास तो 160 थी। अब इसको बुलाया गया। अब शेख मुजीबर रहमान को मनाने की कोशिश की गई कि आप ऐसा करें, प्रधानमंत्री बनने के सपने छोड़ दें, और प्रधानमंत्री तो वेस्ट पाकिस्तान में ही कोई बनेगा। लेकिन मुजीबर रहमान मान नहीं रहे थे। उन्हें पाकिस्तान बुलाया गया और वो दिल्ली होते हुए, और भारत में खतरे बढ़ गए थे। भारत में पता था कि युद्ध होने वाला है। एक तो जम्मू कश्मीर में जो मुजाहिदीन थे वो खबर आ रही थी कि हमले करने वाले हैं इस पार्ट पे, और दूसरी तरफ यहाँ एंट्री हो रही थी मुजाहिदीन की, और यहाँ भी जो पाकिस्तान का बॉर्डर था राजस्थानी, वहाँ भी हलचल शुरू हो गई थी। और जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में और ईस्ट पाकिस्तान से जो है शेख मुजीबर रहमान प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, तो इन्हें लगा कि भारत के शय पर ही जो शेख मुजीबर रहमान है वो उछल रहे हैं। तो ये जो है पाकिस्तान से आए शेख मुजीबर रहमान भारत होते हुए गए, और सिचुएशन ऐसी आ गई कि पाकिस्तानी सेना वहाँ पहुँची, बहुत सारे 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिक, और वहाँ तबाही मचानी शुरू कर दी। जब लगा कि शेख मुजीबर रहमान अब नहीं मानेंगे, तो सारे परिवार को उठाया गया। सिर्फ 2 एक ये शेख हिसाना, एक उसकी बहन बचे हुए थे घर में, और शेख मुजीबर रहमान को जेल में डाल दिया गया। अब जो इंदिरा गांधी है वो जानती थी कि जैसे ही पाकिस्तान से वो युद्ध लड़ेगी तो अमेरिका और चाइना इनकी मदद के लिए आएगी। तो जैसे ही क्राइसिस शुरू हुए, अमेरिका ने भी धमकी देने शुरू कर दी कि हम अरब सागर में, यहाँ बंगाल की खाड़ी में इधर से हम फ्लीट भेज रहे हैं, नेवल फ्लीट, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान इतनी मदद की थी इन्होंने, पैसे दिए थे। जितनी भी भारत के पास AK-47 राइफल्स हैं भारतीय सेना के पास, भारतीय सेना ने एक भी नहीं खरीदी, सारी पाकिस्तानी सैनिकों की AK-47 है, और वो आई थी अमेरिका से। तो इससे पहले इंदिरा गांधी चाहती थी कि कोई ना कोई ऐसा साथी हो, क्योंकि UNO में भी देख लिया था, UNO में कोई मदद मिल नहीं रही थी, क्योंकि अमेरिका और चाइना में सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर थे सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो भारत के पाकिस्तान के खिलाफ कुछ होंगे नहीं। बांग्लादेश के मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने बहुत कहा कि वहाँ ह्यूमन जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो वायलेट हो रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, प्लीज़ कदम उठाइए। कुछ नहीं हुआ। अगस्त में इंदिरा गांधी ने यूएसएसआर को पत्र लिखा कि जो अमेरिकन बेड़े हैं वो भारत में अरब सागर पहुंच गए हैं, सॉरी हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में। अब देख लीजिए आपने क्या करना। हमने मैत्री संधि कर ली थी अगस्त में यूएसएसआर के साथ, अगस्त 1971 में। और इंदिरा गांधी ने युद्ध को दिसंबर तक खींचने की कोशिश की कि भाई दिसंबर में युद्ध हो जाए, क्योंकि अभी युद्ध लड़ना संभव नहीं था अगस्त जुलाई में, क्योंकि आपको पता है जो ये बांग्लादेश पड़ता है ना, ये समुंदर और नदियों का जगह है। बहुत सारी नदियाँ यहाँ बहती हैं, इधर से भी आती है, इधर दलदली भूमि है, बरसात बहुत ज़्यादा होती है, तो सैनिक यहाँ हार जाएंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस की सेनाएं जो है इस इलाके में बहुत ज़्यादा हारी, इसी कारण से हारी थी कि वहाँ बरसात बहुत हो गई थी। और क्योंकि दिसंबर में
यहाँ का मौसम तो ठीक हो जाएगा, लड़ने लायक हो जाएगा, गर्मी नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो कश्मीर है ना, कश्मीर की पहाड़ियों पर बर्फ़ जम जाएगी और मुजाहिदीन जो है इस समय ना तो उनके पास रसद पहुंचेगी और ना ही कुछ मदद मिलेगी, तो यहाँ भी उनको आसानी से हराया जा सकता है। तो दिसंबर में युद्ध शुरू हो गया और बहुत कम समय में ही हमने उसको हराया और 90,000 सैनिकों को 90,000 सैनिकों को अरेस्ट कर लिया था। ये इसमें 90,000 लिखा हुआ है, कहीं 65,000 लिखा हुआ है। और हमने फिर इसके साथ शिमला समझौता किया और शिमला समझौता के अंतर्गत जो है उनको सैनिकों को रिलीज किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच फिर संधि हुई, समझौता हुआ, लेकिन फिर समझौता कायम नहीं रह सका। आगे की डेवलपमेंट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये इस पूरे चीज़ें दे रखी है कि क्या क्या हुआ। वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज लॉन्च्ड ऑन फुल स्केल दिसंबर 1971। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट अटैक्ड पंजाब एंड राजस्थान वाइल इंडियन आर्मी मूव्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर। अब वो 1965 के युद्ध से सबक ले चुका था पाकिस्तान की, मैं जम्मू कश्मीर की बजाय यहाँ जो पंजाब और राजस्थान का इलाका है यहाँ अटैक करो। लेकिन भारत की आर्मी जम्मू कश्मीर में उसने सेनाएं भेजी, फ्लाइट्स भेजी, जो हमारी एयरफोर्स थी वो। इंडिया रिटेल्ड विद एयरफोर्स नेवल, और इस टाइम कहते हैं कि एयरफोर्स ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुछ ही एरोप्लेन थे, लेकिन हमारी एयरफोर्स ने उस टाइम बहुत बढ़िया काम करके दिखाया था, जांबाजी का। नेवल एंड आर्मी अटैक इन बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट। अब हमने क्या कर दिया, इधर भी हमले बोल दिए और वेस्ट की तरफ भी हमले बोल दिए। 10 दिन में ही हमने ढाका को घेर लिया और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया भारत की सेनाओं के सामने। मानिक शाह, उस टाइम भारत के मानिक शाह, नाम याद रखना, इसका पीछे ही डेथ हुई है इसकी, शाह, ये भारत के उस टाइम आर्मी के कमांडर थे। इन्हीं के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा था और इस युद्ध ने इंदिरा गांधी को देवी बना दिया था। कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये कहा था कि ये दुर्गा है, लेकिन एक बार मैंने इंटरव्यू पढ़ा था अटल बिहारी का, उसमें कहा था कि नहीं, मैंने नहीं कहा। सच क्या है नहीं पता। सच्ची में दुर्गा का रूप वो लेकर आए थे। उस टाइम भारत की ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से हराया था, उनका एक हिस्सा अलग कर दिया था जो हमारे लिए सरदर्दी बना हुआ था। 16 के दोनों ओर से हम घिरे हुए थे। तो इस तरह से 10 डेज में ही पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। द इंडियन विक्ट्री लीड टू नेशनल जुबिलिएशन। इंडियन जो जीत है वो राष्ट्र के लिए गौरव लेके आई। पीपल साइज ए मोमेंट ऑफ ग्लोरी, लोग इसे बड़ी प्राइड की भावना से देख रहे थे। इंदिरा गांधी की पर्सनल जो डिग्निटी थी, पॉपुलरिटी थी, वो बड़ी पीक पे थी। और 1971 में जब इलेक्शन हुए लेजिस्लेचर असेंबलीज के, ये सारी बातें याद रखना, क्योंकि ये तार आगने जो 5वां और 6ठा चैप्टर उससे जुड़ेंगे कि इस विक्ट्री के बाद क्या हुआ। 1971 में इलेक्शन हुए भारत में, लेकिन वो लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज थे उनके हुए, असेंबलीज के, और उसमें लगभग सभी लेजिस्लेचर असेंबलीज में बहुमत आया था, 1-2 को छोड़कर। सभी लेजिस्लेचर असेंबलीज में कांग्रेस सरकार दोबारा से आई थी। सेंटर में पहले ही कांग्रेस सरकार थी। 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी मतलब बहुत ज़्यादा सीटों से जीती थी, प्रधानमंत्री बनी थी। तो इस तरह से इंडिया विद इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, इंडिया के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कोई अच्छा साथी भी नहीं थे। अमेरिका और चीन, पाकिस्तान मिलकर हमारे साथ एक गठबंधन किए हुए थे। कहीं रोड बना रहे थे, कहीं नेवल बेड़े भेज रहे थे, पाकिस्तान को हथियार दे रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ और हमने एक बहुत ही प्राइड की उससे ये युद्ध जीता और भारत का गौरव विश्व के देशों में बढ़ा।
5 ईयर प्लान लागू हुए, दोबारा से हमारी जो इकोनॉमी है वो पटरी पर आई और हमने बहुत विकास के रास्ते लोगों के लिए खोल दिए। अब ये दोबारा से इन्होंने दोबारा दे रखे हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत सारी फैक्ट होते हैं इन चीज़ों में, फैक्ट पढ़ने चाहिए, काम आती हैं चीज़ें, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही जाता है। व्हेन इंडिया वाज पार्टीशन्ड, ये आपको बताता है कि जो भारत जब अलग हुआ, भारत का जब पार्टीशन हुआ तो 2 पाकिस्तान बने थे, ईस्ट विंग ऑफ बंगाल एंड ज्वाइंट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को। देखो लोग पता नहीं क्या क्या सोच कर इतने बड़े बड़े कदम उठाते हैं, पार्टीशन में खून खराबे करें, लेकिन जिसके लिए खून खराबे करें उन्हीं के विरुद्ध फिर खड़ा होना पड़ा। इसीलिए लड़ाई का कोई अंत नहीं होता, लड़ाई कभी नहीं हारती, इंसान हार जाता है। ये तो व्यक्ति के झगड़े हैं, आपसी द्वंद्व हैं जो उन्हें युद्धों की तरफ धकेलती है। स्वार्थ के कारण आदमी ने गला काटा, मारे लोग 1947 में, लेकिन खुद ही 1970 में एक दूसरे के खिलाफ हो गई। ये कहाँ गई जिन्ना की थ्योरी की 2 नेशन, 2 जो धर्म है वो एक राष्ट्र में नहीं रह सकते। अब ये देखो दोनों एक ही धर्म एक राष्ट्र में नहीं रह सकते, तब भी अलग हुए ना। तो अगर हम बांटना चाहें ना तो बहुत चीज़ें हैं बांटने के लिए, धर्म, भाषा, कल्चर, अनगिनत चीज़, लेकिन हम जोड़ने पे हों तो जोड़ कर भी हम एक बड़ा नेशन बना सकते हैं, इन सब चीज़ों की पहचान खो करके। अब वही बात है कि ईस्ट पाकिस्तान ने, आपको पता है मिलिट्री थी वहाँ, ब्यूरो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, और ईस्ट पाकिस्तान की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। वो तो ये ऐसे ही थे ना, जैसे भी ठीक है एक प्रांत है, उर्दू को वहाँ इम्पोज किया गया। उर्दू आपको पता है जो उत्तर प्रदेश और मध्य भारत और कुछ दक्षिण भारत में उर्दू, फारसी, हिंदी के शब्द मिलाकर ये भाषा पैदा हुई थी। वैसे जबान बहुत अच्छी है, वो क्या पोइट्री होती है इससे, बहुत सुंदर लैंग्वेज है। हाउ आर द इमीडिएट सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का सबसे, देखो सारी ये घटनाएं मिलकर एक चेन बनती है, और चेन से एक चिंगारी जब लगती है तो ब्लास्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें तो हो ही रही थी। साथ में जो शेख मुजीबर रहमान थे ईस्ट पाकिस्तान के, वो उन्होंने, उसकी पार्टी ने 160 सीटें जीती 300 में से, वो हो गई 1970 में इलेक्शन हुए। जो न्यू प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान याया खान, उन्होंने पाकिस्तानी पीपल पार्टी के लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जे भुट्टो। देखो कई बार ये पूछा जाएगा आपसे कि ताशकंद समझौता किस किस के बीच में हुआ, अयूब खान और भारत के लाल बहादुर शास्त्री के बीच में। 1971 में शिमला समझौता किसके साथ हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ। उनकी बेटी जो बाद में पाकिस्तान की चुनी प्राइमर बनी, प्रधानमंत्री बनी, वहाँ वजीर आज़म कहा जाता है पाकिस्तान में, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं कहा जाता, लेकिन उसकी पोस्ट जो वजीर आज़म का मतलब सबसे बड़ा मंत्री, उसकी बेटी थी बेनजीर भुट्टो, वो आई थी भारत में अपने पिताजी के साथ, और उसके साथ समझौता हुआ था शिमला। और उन्होंने क्या कर लिया, पाकिस्तानी पीपल पार्टी के लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसने ईस्ट पाकिस्तान के जो शेख मुजीबर रहमान था उसको जेल में डाल दिया गया। 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने वेस्ट पाकिस्तान के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया, और वहाँ फिर पाकिस्तानी आर्मी भेजी गई। बांग्ला में एक जो बांग्ला नौजवान थे उन्होंने एक पार्टी बनाई, मुक्ति बहनी, शेख मुजीबर रहमान के नेतृत्व में, और ये मुक्ति बहनी सेना जो है वो पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध लड़ रही थी। पाकिस्तान की सेना ने इतने अत्याचार, लूटपाट, नरसंहार वहाँ किए, मुक्ति बहनी सेना के एक एक जवान को पकड़ पकड़ के मारा, फैमिली को डिस्ट्रॉयड किया, और यूएनओ जैसी संस्थाएं खड़ी खड़ी देखती रही, कुछ नहीं हो पाया, कत्लेआम हुआ। और इस कत्लेआम के कारण बहुत सारे जो शरणार्थी थे वो भारत आ गए भाग भाग के, क्योंकि हिंदू भी वहाँ थे ना, हिंदू मुस्लिम सबको मारा उन्होंने, क्योंकि उन्हें लगा कि शेख मुजीबर रहमान
जो है वो विद्रोह कर रहा है मिलिट्री शासक के विरुद्ध या जुल्फिकार अली भुट्टो के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। तो इसका बड़ा मैस्करेज जो हुआ ईस्ट बंगाल में, और इंडिया को ये लग रहा था कि एक तो हमदर्दी थी हमें, क्योंकि बांग्ला संस्कृति और भारत की बंगाली संस्कृति मिलती जुलती है, और बांग्ला के लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में इतना ही योगदान दिया था जितने भारत के लोगों ने, शायद ज़्यादा ही दिया था। तो आज वो क्या है, लड़ रहे थे, और जो रेफ्यूजीज हैं, शरणार्थी, वो भारत में भाग रहे थे। भारत ने ये मामला यूएनए में भी उठाया, लेकिन यूएनओ में कोई सुनवाई नहीं हुई। 6-7 लाख जो है भारत के ईस्टर्न बॉर्डर में जो बंगाल है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, वहाँ पर चले गए, और उनके खाने पीने रहने की समस्या को लेकर भारत में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। तो तब भारत ने युद्ध में प्रवेश किया। 4 दिसंबर 1971 में वार हुआ दोनों स्टेट्स के बीच में। बहुत ज़्यादा फीरियस वार था, चारों तरफ से मिलिट्री के अटैक्स हुए, और फाइनली भारत ने ईस्ट बंगाल में सेनाएं भेज दी। क्योंकि पहले हम अपना बॉर्डर क्रॉस इंटरनेशनल लेवल पे देखो बहुत सारे जवाब देने होते हैं हर देश में, ऐसे ही नहीं कि आप कहीं भी घुसकर सेनाएं तैनात कर दो, क्योंकि फिर दूसरों का हस्तक्षेप की वो रहती है कि अगर हम अपना बॉर्डर क्रॉस करके युद्ध करेंगे तो अमेरिका या चीन से जो धमकियां मिल रही हैं वो अपने सेना ना भेजे। चीन के तो सैनिक आए ही नहीं लड़ने के लिए, और अमेरिका ने भी कोई ज़्यादा मदद तो की उसकी, लेकिन अमेरिकी सेना डायरेक्टली भारत में के विरुद्ध युद्ध में नहीं उलझी, जो पूरी संभावना थी, क्योंकि रसिया एक काउंटर में बैठा था और रसिया ने कह दिया था अगर वहाँ हस्तक्षेप हुआ तो सेनाएं तैयार हैं। तो इस वजह से भारत की जो सेनाएं अंत में बांग्लादेश में प्रवेश कर गई। मतलब होता तो ये सॉवरेनिटी के खिलाफ है, लेकिन वो उनका इंटरनल और सिविल वार था, लेकिन इसका इफेक्ट भारत पे पड़ रहा था, तो वो जायज़ था, क्योंकि उस तरफ इंटरनेशनल जो एजेंसियां वो भी कुछ नहीं कर रही थी। तो 16 दिसंबर तक युद्ध हुआ, और जो यूएस है, अमेरिका ने, उन्होंने कहा था कि हम 7th बेड़ा हमने बे ऑफ बंगाल में भेज दिया है। लेकिन 19 अगस्त 1971 में जब हमने संधि कर ली, इंदिरा गांधी ने यहाँ बड़ी वो दिखाई, मैं कायल हूँ भाई इंदिरा गांधी के डिसीजंस की और सोच की। और 1971 में हमने इंडो सोवियत फ्रेंडशिप की संधि कर ली उनके साथ कि सुरक्षा का मामला भी होगा तो भी हम मिलिट्री एक दूसरे के विरुद्ध भेजेंगे। देखो वैसे तो इसी चैप्टर में आपने पढ़ा कि भारत नाम का समर्थक है, कि किसी भी गुट में शामिल नहीं है, लेकिन मैंने बताया था कि इंटरनेशनल पॉलिटी जो है, पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। जब हमारा नेशनल इंटरेस्ट सफ़र हुआ इसके कारण, तो हमने यूएसएसआर से फ्रेंडशिप संधि कर ली। चाइना और यूएस आर्मी अब डायरेक्ट युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे। वैसे पाकिस्तान की उन्होंने बहुत मदद की। पाकिस्तान सफर रिवर्स ऑन बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सेक्टर, और जब उसके दोस्त नहीं आए तो दोनों ही तरीके से वो ईस्ट और वेस्ट सेक्टर में हार गया। इंडियन आर्मी हेल्प्ड मुक्ति बहनी टू लिबरेट बांग्लादेश, और मुक्ति बहनी सेना से मिलकर वो लड़े। और ये रजियाकार जो है ना, एक मुक्ति बहनी की सेना को रजियाकारों ने मारा। ये रजियाकार वही थे जो हैदराबाद में जिन्होंने धमकी दी थी कि वहाँ से पठान आएंगे और 1.5 करोड़ हिंदुओं के गले उतार देंगे, वो वही थे। और राज्यकार जिन्हें बोलते हैं। और इस तरह से उस टाइम जो वहाँ थे लेफ्टिनेंट नियाजी, जो पाकिस्तान ट्रूप्स का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने 16 दिसंबर 1971 को अपने आप को सरेंडर कर दिया। बोथ कंट्री एग्रीड ऑन सीज फायर हो गया। शेख मुजीबर रहमान को छोड़ दिया गया, और वो फर्स्ट बांग्लादेश आज़ाद हो गया, और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने बांग्लादेश के। हेक्टिक नेगोशिएशन ब्रोक आउट। इंडियन प्राइमर इंदिरा गांधी एंड प्रेसिडेंट पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जिया जुल्फिकार अली भुट्टो विच लीड टू ए साइनिंग ऑफ। अब शिमला समझौता हो गया। फिर ये टेबल पर आ गए। टेबल पर क्यों आए? क्योंकि इनके 90,000 सैनिक हमारे कब्जों में थे। उनको छुड़वाने के लिए टेबल पर आए, और हमने इनको छोड़ा भी।
देखो, युद्ध के कुछ नियम होते हैं। सैनिक हर देश का रिस्पेक्टेड होता है। अगर चाहे वो पाकिस्तानी सैनिक है, चाहे रशियन सैनिक है, चाहे चाइनीज सेना, वो अपने देश के गर्व के लिए लड़ रहा है। तो हम कभी भी युद्ध के ये नियम है कि जो सिपाही अगर पकड़ लिया जाए तो उसके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनके अनुसार ही व्यवहार किया जाए, संधि की जाए, समझौते, उनके शरीर पर चोट ना मारी जाए ज़बरदस्ती। लेकिन सारे नियम टूटते हैं क्योंकि इंटरनेशनल कानून के पीछे कोई कोर्ट की पावर तो होती नहीं है जैसे देशों के कानून होते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि हर देश का सैनिक रिस्पेक्टफुल होता है। वो भी अपने परिवार को छोड़ कर आता है, छोटे छोटे उसके बच्चे होते हैं, वो भी अपने देश के प्राइड के लिए लड़ रहा होता है। तो ये शिमला समझौता हुआ, दोनों जो है टेबल पर आए कि शिमला में मिले और समझौता किया, और उसके अनुसार फिर वही बातें दोहराई गई कि सारे कम्युनिकेशन लिंक हम स्थापित करेंगे, ट्रांजिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जो लोग दोनों देशों में जाना चाहते हैं। उसके बाद जो है हम म्यूचुअल एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम एक दूसरे की मदद करेंगे। देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात बताऊं मैं, साइंस एक स्पेस एजेंसी है पाकिस्तान की, स्पार्को जिसे बोलते हैं। वो भारत की जो नासा है, नासा एजेंसी, भारत की नासा एजेंसी बनी थी 1978 में, इनकी एजेंसी बनी थी 1967 में। लेकिन ये 11 साल पहले ही साइंस में काम करना शुरू कर दिया था। आज इन्होंने कुछ एक भी सैटेलाइट नहीं भेजे, एक आध अभी भेजा इन्होंने, और वो भी चाइना की मदद से भेजा है। और भारत में इसरो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, 100 नैनो सैटेलाइट भेज रहा है, अमेरिका के भी भेज रहा है, कार्टोसैट, जो जियो सेट हैं, रिमोट सेंसिंग वाले हैं, पता नहीं, हमने चंद्रयान, मून मिशन और जो है मार्स मिशन सारे हमने स्टार्ट किए हैं। और पाकिस्तान अभी तक वही है क्योंकि हमेशा उसने अपना बेड़ा गर्क किया दूसरों के साथ लग लग के अपना। और वही बातें की गई कि बोथ कंट्री एक दूसरे की सीज फायर को रिस्पेक्ट करेंगी, बॉर्डर को रिस्पेक्ट करेंगी, वहीं चले जाएंगी जहां पर 1971 में थी सेनाएं, और जो रिलेशन है उनको नॉर्मल किया जाएगा। लेकिन वही बात है, ये शिमला समझौता कामयाब अब तो क्या, जैसे ही शिमला समझौता हुआ और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान गए तभी उन्होंने कहा कि इंडिया में इतना दम ही नहीं था कि वो हमारे सैनिकों को रोक सके। मतलब सब कुछ होते भी हमारे सैनिक वापस ले आए, हम तो सब कुछ ले आए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक बहुत बड़ा देश का हिस्सा गंवाए। तो ये अपनी अपनी सोच है। इंडो पाक रिलेशन फिर क्या हुआ, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन ये इंटरनेशनल रिलेशन का चैप्टर है, तो मैं यही कह रही थी, घटनाएं इसमें बहुत होती हैं। अब क्या हुआ, हमारे संबंध फिर से शुरू हो गए, बहुत शुरुआत की, और सबसे अच्छे संबंध है हम कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम थे। वैसे तो बीजेपी एक मतलब 370 धारा के खिलाफ थी, उनका एजेंडा था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने सभी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। वो बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ लीडर थे, बोलने में मिठास था, पर्सनैलिटी उनकी बहुत ज़बरदस्त थी, और उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ जो है अच्छे संबंध स्थापित किए। और एक बार तो हमें ये लगने लगा था कि जितनी ये मूवीज़ वगैरह पाकिस्तान के खिलाफ बनी है ये बेकार हो गई, क्रिकेट हमारी शुरू हो गई, ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में जुलाई के आसपास पाकिस्तान में गए अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन उससे पहले जो है 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ दिन पहले वहाँ गए थे, तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे उनके नेतृत्व में कारगिल युद्ध भारत के साथ लड़ा गया। और उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, और कारगिल युद्ध में जो वहाँ की पाकिस्तान की चुनी हुई गवर्नमेंट थी उसको पता ही नहीं था
कि आपका देश की जो सेनाएं हैं युद्ध में लगी हुई, और बाद में तो जब पाकिस्तानी सैनिकों के शव भारत ने देने चाहे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे शव ही नहीं है। पाकिस्तान की सेना के जो सैनिक हैं वो उन्होंने आतंकवादियों के भेष में भेजे, और जो करगिल है, मस्कोक है, द्रास है, कंगसर है, बैटालिक जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर मुजाहिदीन लड़ने के लिए आए। ये बात है मई और जुलाई के बीच की, ठीक है। और मई जुलाई के बाद जो है जब हमने इसको हराया कश्मीर वार में, तो फिर वहाँ क्या हुआ, मिलिट्री ने जो चुनी हुई सरकार है उसको हटा दिया। चुनी हुई सरकार की जगह वहाँ सेना आ गई, और सेना के जो कमांडर थे, जो करगिल युद्ध के भी कमांडर थे, जनरल मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ, और जो चुनी हुई सरकार थे उसके प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। एक बार ये बाहर गए देश से और आ रहे थे, तो इस व्यक्ति ने इसका जहाज ही लैंड नहीं होने दिया पाकिस्तान की धरती पर, और कहा कि आप वापस चले जाइए, आपका एग्जाइल हो गया। एग्जाइल मैंने आपको देश निकाला दे दिया गया है, आप देश छोड़कर जाएं। प्रधानमंत्री रहे, और पाकिस्तान में अब मिलिट्री रूल है, चुनी हुई सरकार बर्खास्त हो गई। फिर भी भारत ने उसके साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश की, और इस परवेज मुशर्रफ को आगरा में बुलाया, चलो कि आगरा सबमिट करते हैं। ये व्यक्ति आगरा में जब इसका लैंड कर रहा था जहाज, उल्टा भारत का झंडा टांगे आया हुआ था। पता नहीं इसकी क्या सोच के करा था या भूल थी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, ये हर किसी का के लिए रिस्पेक्टेड होते हैं। आपने देखा हुआ जो ओलंपिक मेडल पहनाए जाते हैं और किसी भी देश का नेशनल एंथम बजता है, चाहे किसी का भी हो, सारे जो लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो ये सम्मान होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए लोगों में कि चाहे दुश्मन देश हो, चाहे मित्र देश हो, चाहे कोई भी देश हो, हमें उनके जो प्रतीक हैं उनका सम्मान करना चाहिए। 2008 में पाकिस्तान में फिर से इलेक्शन हुए, और जो नवाज शरीफ थे वो दोबारा से चुनकर आए, और भारत में के रिलेशन जो हैं वो ख़राब से ख़राब होते गए, क्योंकि 2008 में 26/11 का हमला मुंबई में हुआ, और बहुत सारे ताज होटल, छत्रपति स्टेडियम और बहुत सारी जगह ब्लास्ट हुए, और कई सैकड़ों लोग मारे गए। पार्लियामेंट पे अटैक इन्होंने किया, जम्मू कश्मीर विधानसभा पे अटैक किया, और अभी उड़ी, पुंछ, पठानकोट, इनमें हमले होते हैं। अब तो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, हमने ट्रेड भी बंद कर दिया है, पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में है, और अब भारत जो है उसको इंटरनेशनल जो मंच हैं उन पे बायकॉट करवा रहा है, लेकिन चीन इसका साथ दे रहा है। जैसे एक आतंकवादी है, एक इनकी आतंकवादी संगठन है जो भारत में संसद पर हमलों के लिए जिम्मेदार था, और प्लेन हाईजैक करने के लिए भी उसको, मसूद अजहर, उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाना चाहता था भारत यूएनओ में, लेकिन चाइना ने इसको वीटो कर दिया, और इस तरह से वो चाइना जो है अब इसका दोस्त बना हुआ। अभी भी एक जगह है जहाँ पर एक डैम और एक रोड पे गिलगित बाल्टिस्तान में जो है चाइना रोड बना रहा है, लेकिन भारत ने अभी इसको अपने मैप में दिखाना शुरू कर दिया है। ये वो इलाका है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो ये दोबारा से फिर भारत ने 370 जो धारा थी उसमें प्रोविज़न में चेंज कर दिया है, जम्मू कश्मीर का वो स्टेटस वापस ले लिया है। इस पर भी बड़ा हंगामा हुआ दोनों देशों के बीच में। अब भी जो रिलेशन है वो बिल्कुल थल में है, अब कुछ ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो रही। सार्क सम्मेलन होना था पाकिस्तान में 2016 में शायद, मुझे डेट ध्यान नहीं है, और उसके बाद सार्क का सम्मेलन भी नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने वहाँ जाने से मना कर दिया था उसके साथ ही, क्योंकि उसी टाइम भारत में जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ था। और उसके साथ ही बहुत सारे जो अन्य देश है, श्रीलंका है, नेपाल, उन्होंने भी अफगानिस्तान के विरुद्ध एक्शन लिया, और उन्होंने भी वो सार्क समिट ज्वाइन नहीं की थी। चाहे रिश्ते कैसे भी हो, फिर भी ट्रेड वगैरह तो हमें शुरू कर देनी चाहिए। एक वीडियो और बनेगी इसमें से, वो कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।